Hi everyone, this is Muskan, your mentor of physical science. I welcome to you all on the PWIT JAM and CSIRNet YouTube channel. तो जैसा कि आप सब जानते हो, हमने एक उद्गम सीरीज स्टार्ट की थी, उसी के कंटिन्यूशन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 15, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स का एक टॉपिक दैट इज रिलेटेड विद द स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो था रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम दोनों का कंबाइंड स्पेक्ट्रा डिस्कस करेंगे, एज वेल एज आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब रमन में भी फर्दर दो पार्ट्स में आता है, रमन रोटेशनल and Raman vibrational. Raman rotational and Raman vibrational. ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और साथ ही के साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम रिलेटेड टू द प्रॉब्लम्स। ओके, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम अपना। अगर हम बात करें पहले रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो पहले एक बार हम उसका रिजल्ट लिख लेते हैं ताकि ये समझने में बड़ी आसानी रहेगी। तो हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या पढ़ा था? रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, देखो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर मैं बात करूं तो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने इसके कोरोस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आती है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर हमने वो पढ़ी थी। उसकी क्या वैल्यू थी? दिस इज EJ इक्वल टू BJ प्लस 1 माइनस DJ स्क्वायर J प्लस 1 का होल स्क्वायर, यही था। ठीक है, अब यहाँ पे B क्या था हमारा? B is rotational constant. ठीक है, इसके अलावा फिर हमने पढ़ा था इसमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उसमें हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? बेसिकली वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें हमने देखा था कि न्यू जे, एक मिनट, न्यू एन विल बी इक्वल टू, या फिर इसको भी आप न्यू जे लिख सकते हो क्योंकि ठीक है, ये भी ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे न्यू एन की बात देखें तो न्यू एन हमने क्या निकाला था? दैट इज इक्वल टू n प्लस 1/2 ओमेगा ई माइनस n प्लस 1/2 का स्क्वायर साई ई ओमेगा ई, ये हमने निकाला था। अब देखो, ये हमने जब बात की थी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो हम इस पे कौन सी रे इंसिडेंट करा रहे थे? इंफ्रारेड रीजन की, इंफ्रारेड रीजन की, है ना। और जब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे तो वहां हम जो रे इंसिडेंट कराते हैं वो होती है माइक्रोवेव रीजन की। ठीक है, अब देखो, जब आपने इंफ्रारेड रीजन की लाइट को मॉलिक्यूल के ऊपर इंसिडेंट कराया तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट तो करेगा ही करेगा। अब हमने जब हायर एनर्जी दी है तो जो हमें माइक्रोवेव रेडिएशन इंसिडेंट कराने पे बिहेवियर देखने को मिल रहा था, तो उससे ज्यादा अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो वो बिहेवियर हमें हैवियर पे भी देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये कि जब हम इंफ्रारेड रीजन की लाइट को मॉलिक्यूल के ऊपर इंसिडेंट करा रहे हैं तो वहां पे मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी करेगा और पॉसिबिलिटी है कि वो रोटेट भी करेगा। ठीक है, तो अब यही हम पढ़ेंगे इसमें बेसिकली रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कि वहां मॉलिक्यूल रोटेट भी कर रहा है एज वेल एज वाइब्रेट भी कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रा देखा था वो क्या था? n इक्वल टू 0 के कोरोस्पॉन्डिंग, n इक्वल टू 1 के कोरोस्पॉन्डिंग। अब जो रोटेशन होंगी ना वो n इक्वल टू 0 और n इक्वल टू 1 के बीच में होंगे। कहने का मतलब दो वाइब्रेशनल लेवल के बीच में अब बहुत सारी रोटेशनल लेवल्स होंगी। ठीक है, चलो, तो अब जैसे दिस इज ओवर n इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, यहां मैंने बहुत सारे
रोटेशनल लेवल्स बना दिए। These all are corresponding to n equal to 0 और यहां मैंने बहुत सारे वाइब्रेशन लेवल बना दिए, मतलब रोटेशनल लेवल है, दीज आर ऑल्सो रोटेशनल लेवल, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 0 एंड दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 1। तो ये हमारे लोअर लेवल से, ये हायर लेवल, तो इसको मैंने कहीं डिनोट कर दिया j डबल प्राइम से और इसको मैंने डिनोट कर दिया j सिंगल प्राइम से, ठीक है। ओके अब ये बात हो गई क्लियर। अब दिस इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे दिस इज अगेन 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, ठीक है। ये है इसकी वैल्यूज, ये मतलब हमारी स्पेक्ट्रल लाइन से जो हमने बोला कि वाइब्रेशन के अंदर क्या होंगे, रोटेशनल लेवल भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर अब मैं कंबाइंड टोटल एनर्जी लिखना चाहूँ तो टोटल एनर्जी क्या होगी, अब टोटल एनर्जी अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, डी जे स्क्वायर जे प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस n प्लस 1/2 दिस इज ओमेगा ई माइनस n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ओमेगा ई जाई ई, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, पहले हम ट्रांजिशन किसका लेंगे, n इक्वल टू 0 से 1 का ट्रांजिशन ले रहे हैं, ठीक है। मतलब अब पहले सबसे पहले हमें इसका समझना होगा कि इसमें सिलेक्शन रूल क्या होगा। सो इसमें जो सिलेक्शन रूल रहेगा वो होगा डेल्टा j विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड डेल्टा n विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो। हम जो केस डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे जब जो वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में जो ट्रांजिशन पॉसिबल है उसमें जो डिफरेंस होगा दैट इज प्लस माइनस 1 का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो जब ट्रांजिशन n इक्वल टू 0 से n इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जब ट्रांजिशन होंगी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या आएगी हमारी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारी एनर्जी आएगी लगभग, दिस इज, एक मिनट, इसको हम कुछ सिंबल दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ओवर न्यू नोट बार, इसको जस्ट मैंने एक सिंबल दिया है, ठीक है, इस ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब अगर मैं n इक्वल टू 0 रखूँ यहाँ तो क्या होगा, n इक्वल टू 0 रखेंगे तो हम दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1/4, है ना, क्या आएगा। अच्छा पहले फाइनल मैंने इनिशियल करना होगा तो पहले हम n इक्वल टू 1 रखते हैं माइनस n इक्वल टू 0 पे, तो n इक्वल टू 1 पे दिस इज 3/2 एंड दिस इज 9/4, so 3/2 omega e minus 9/4 omega e xi e minus this is 1/2 omega e plus 1/4 omega e xi e, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज न्यू बार विल बी इक्वल टू 3/2 minus 1/2, this become new omega e and from here this become 2 xi e omega e, so this is equal to omega e 1 minus 2 xi e। तो ये आ रही है हमारी न्यू नोट की वैल्यू, ठीक है। चलो न्यू नोट की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि अब जो ये हमारी ट्रांजिशन होगी बेसिकली n इक्वल टू 0 से n इक्वल टू 1 के डिफरेंट रोटेशनल लेवल्स में अब हम क्या देखेंगे, ट्रांजिशंस को देखेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा j प्लस 1 माइनस 1। अच्छा एक चीज हमारी क्लियर होगी, तो पहले इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। हम जो ट्रांजिशन ले रहे हैं वो कौन सी ले रहे हैं, n इक्वल टू 0 से n इक्वल टू 1, उसके बीच में अब जो रोटेशनल लेवल्स प्रेजेंट है उनकी ट्रांजिशंस को हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसकी बात कर रही हूं तो अगर मैं देखूं कि जो हमारी अब टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, अब हमारी इसको हम ई से डिनोट करते हैं, मैं कोई सिंबल नहीं लगा रही नीचे ई जे या न्यू जे कुछ भी, ठीक है। इसको अगर हम डिनोट करते हैं दिस इज बी जे प्लस 1 माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस न्यू नोट,
ठीक है। अब जैसे मैंने बोला हमारे पास जो सिलेक्शन रूल है वो क्या है, +-1। यहाँ पे पता है डेल्टा जे जब +1 है तो दिस इज नोन एज आवर आर ब्रांच। ठीक है, ये नेमिंग की गई है ब्रांचेस की। और जब डेल्टा जे की वैल्यू -1 होती है तो उसे हम बोलते हैं पी ब्रांच। देखो आर ब्रांच का मतलब है रिच ब्रांच, पी ब्रांच का मतलब है पुअर ब्रांच। देखो इसको रिलेट कैसे किया गया, +1 मतलब रिच, -1 मतलब कम है मतलब पुअर ब्रांच। ठीक है, सो डेल्टा जे की वैल्यू जब +1 है तब हम बात कर रहे होंगे आर ब्रांच की, जब डेल्टा जे की वैल्यू -1 है तब हम बात कर रहे होंगे पी ब्रांच की। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब हम इसमें देखेंगे इसके ट्रांजिशन कहां से कहां देखेंगे। अगेन हम ट्रांजिशन देखते हैं। डेल्टा जे इक्वल टू +1 का मतलब क्या हुआ बेसिकली कि जे सिंगल प्राइम डबल प्राइम दैट इज इक्वल टू 1, और इसका मतलब है जे सिंगल प्राइम माइनस जे डबल प्राइम दैट इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी ना वो कहां से कहां होगी, 0 से 1 होगी। यहाँ जो ट्रांजिशन होगी यहाँ किसमें से किसमें होगी, 0 से 1 होगी। लेकिन यहाँ जो ट्रांजिशन होगी वो ट्रांजिशन होगी 1 से 0। अब ऐसा क्यों, देखो अब हमें ये पता है जे की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ मैं जे प्राइम की मिनिमम वैल्यू क्या ले सकती हूँ, 0। तो जे सिंगल प्राइम की क्या आ जाएगी, 1। अगर मैंने जे यहाँ पे जे डबल प्राइम की वैल्यू 0 ले ली तो जे सिंगल प्राइम की वैल्यू कितनी आ रही है, -1, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसी वजह से हम जे डबल प्राइम की वैल्यू मैक्सिमम कितने ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। और अगर 1 लेंगे तो जे सिंगल प्राइम की वैल्यू क्या होगी, 0। तो यहाँ जो ट्रांजिशन होगी दिस इज फ्रॉम 0 to 1, और यहाँ जो ट्रांजिशन होगी दिस इज फ्रॉम 1 to 0। ठीक है, चल अब हम इसी की बात करते हैं। हम इसके कोरोस्पोंडिंग अपना स्पेक्ट्रा निकालेंगे। अच्छा ठीक है, जब हम इस स्पेक्ट्रा की बात करते हैं ना, जो ये स्पेक्ट्रा हम निकालने जा रहे हैं इसकी जब हम बात करते हैं तो हम डी को नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि डी की वैल्यू ऑलरेडी बहुत स्मॉल होती है। तो स्मॉल होने की वजह से इस वाली टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अब जो हमें अपनी लाइंस मिलेंगी ना, न्यू पी और आर के कोरोस्पॉन्डिंग दैट इज इक्वल टू न्यू बार नॉट न्यू नॉट बार प्लस यहां से हमें मिलेगा 2bm। अब ये m क्या है, m की वैल्यू होगी j स्टार मतलब j डबल प्राइम +1 एंड m की वैल्यू होगी j सिंगल प्राइम +1। ये कब होगी, दिस इज फॉर r ब्रांच। ठीक है, एंड दिस इज फॉर p ब्रांच। कहने का मतलब, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ ये माइनस होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब ट्रांजिशन जे डबल प्राइम 0 से 1 में ट्रांजिशन हो रही होगी, दिस इज जे डबल प्राइम एंड दिस इज जे सिंगल प्राइम एंड दिस इज जे डबल प्राइम एंड दिस इज जे सिंगल प्राइम। जब 0 से 1 में ट्रांजिशन हो रही होगी तो हम रिलेशन यूज करेंगे ये। जब ट्रांजिशन 1 से 0 में होगी तो हम रिलेशन यूज करेंगे ये। ठीक है, ये चीज क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ना, अगर हम आर ब्रांच के लिए लिखना चाहें तो वो क्या बन जाएगी, दिस इज न्यू नॉट बार प्लस 2b जे डबल प्राइम +1। ठीक है, और न्यू p की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो वो हो जाएगी न्यू नॉट बार माइनस 2b जे सिंगल प्राइम +1। अब देखो जब हमने आर ब्रांच की बात की थी तो आर ब्रांच में जे डबल बार की वैल्यू कितनी है, 0। जब हमने पी ब्रांच की बात की है तो जे सिंगल बार की वैल्यू कितनी है, 0। तो अल्टीमेटली जब हम फर्स्ट इसमें स्पेक्ट्रल लाइन देखते हैं तो उसमें ये क्या आएगा, 2b और ये भी 2b। चलो अब यहां से हमें अपना स्पेक्ट्रा मिलेगा। देखो ध्यान देना क्या बोलना चाह रही हूं मैं, दिस इज ओवर न्यू नो। ये किसके कोरोस्पॉन्डिंग है, ये है हमारी वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के कोरोस्पॉन्डिंग। अब उसके अंदर हम क्या देखना चाह रहे हैं, उसके अंदर हम देखना चाह रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट रोटेशनल लेवल्स। ठीक है, देखो अब जैसे मैं यहाँ ना अपने लेवल्स बनाती हूँ ताकि तुम्हें और इजीली क्लियर होगा। एक मिनट रुको।
ठीक है, ठीक है, ये हो गई। अब सेम चीज हम ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब हमें क्या बनाना है, अब हमें बनानी है ट्रांजिशन। दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 0 एंड दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 1। ये है हमारी j डबल स्टार्स लेवल एंड दिस इज ओवर j सिंगल प्राइम, नॉट डबल स्टार, इट्स डबल प्राइम एंड दिस इज सिंगल प्राइम। ठीक है, यहाँ पे अब हमारी जो वैल्यू है 0 1 2 3 और यहाँ हमारी जो वैल्यू है अगेन 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये चलती जाएगी। अब यहाँ ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रही है, हमने क्या देखा, एक ट्रांजिशन इसमें हो रही है 0 से 1। सो एक ट्रांजिशन इसमें हो रही है 0 से 1, 0 से 1 में प्लस वैल्यू थी तो दिस इज 0 से 1। नेक्स्ट इसमें क्या ट्रांजिशन पॉसिबल है, फिर इसमें ट्रांजिशन पॉसिबल है 1 से 2 में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या ट्रांजिशन पॉसिबल है, नेक्स्ट ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल है 2 से 3 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारी दूसरी पी ब्रांच थी उसमें क्या हो रहा था, उसमें हो रहा था 1 से 0। सो दिस इज फ्रॉम 1 टू 0 एंड नेक्स्ट इसमें जो पॉसिबल है दिस इज फ्रॉम 2 टू 1 एंड द नेक्स्ट इज पॉसिबल इज 3 टू 2। ये इसमें पॉसिबल। तो दीज आर आवर रिच ब्रांचेस एंड ये हमारी बीच में है न्यू नोट, इसे हम बोलते हैं बैंड सेंटर भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट जो इसमें स्पेक्ट्रल लाइन है वो कहां से कहां है, 0 से 1 है। जब J डबल प्राइम की वैल्यू 0 होगी तो क्या आएगा, न्यू नोट प्लस 2b, मतलब ये न्यू नोट है, ये इंक्रीजिंग वेव नंबर की वैल्यू। यहां हम जो प्लॉट करते हैं इंक्रीजिंग वेव नंबर में। ठीक है, इसकी वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम यहाँ लिख रहे हैं। ओके, सो इसमें हमें क्या करना है, ऐड समथिंग टू भी हमें इसमें ऐड करना है। दिस इज, तो ये क्या है, हमारी फर्स्ट रोटेशनल लेवल है। तो फर्स्ट रोटेशनल लेवल को हम रिप्रेजेंट करते हैं R0 से। R0 से क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो ट्रांजिशन होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट हमारी रोटेशनल में पुअर ब्रांच की। तो पुअर ब्रांच की अगर हम बात करें तो J प्राइम की वैल्यू क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन में 1 है, नहीं 0, तो वो भी क्या हो जाएगा अगेन 2b। तो यहां से क्या आएगा, दिस इज ऑल्सो अगेन बिकम दिस, ये जो सेपरेशन है दिस इज 2b एंड दिस सेपरेशन इज 2b। ठीक है, अब हम बात करें तो ये है हमारा P1, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है और 0 पे टर्मिनेट होती है। तो ये हुई हमारी फर्स्ट जो बिल्कुल इनिशियल जो हमारा स्पेक्ट्रा होता है, रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। अब आगे हमें अदर लेवल्स मिलेंगे, जैसे अगर मैं R1 लेवल की बात करूं तो R1 में हमें ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ मिल रही है, हमें मिल रही है 1 से 2 में, यही मिल रही है हमें 1 से 2 में मिल रही है। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगेन कितना डिफरेंस आ जाएगा, 2b। तो अगर हम 2 कॉरेस्पॉन्डिंग उसमें देखें कि कितना सेपरेशन है भाई, तो वो है 2b का। ठीक है, अगर इसमें आप फिर से देखोगे तो दिस इज 2b कांस्टेंट। यहां भी अगर आप P2 को बनाओगे तो वो भी 2b। ठीक है, फिर P3 को बनाओगे तो वो भी 2b। ठीक है, और फिर ऐसे बहुत सारे लेवल यहाँ एग्जिस्ट करेंगे। बट मेन जो डिफरेंस जो हमारे काम आता है वो है ये कि भाई जो फर्स्ट पुअर ब्रांच और रिच ब्रांच के बीच में कितना सेपरेशन है, या फिर दो रोटेशनल ब्रांचेस के बीच में कितना सेपरेशन है। ठीक है, तो ये हमारे काम की चीज है। टू रोटेशनल लाइंस
spectral lines of either rich branch or poor branch is to be। और जो is separated by to be। ठीक है, और अगर हम बात करें 1 R branch and 1 P branch are separated by 4B। ठीक है, 1 की जगह हम ज्यादा प्रिसाइज रहेगा फर्स्ट लिख ले तो, ठीक है, क्योंकि बाकियों में फिर डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा ना, तो उससे ज्यादा प्रिसाइज रहेगा अगर हम फर्स्ट लिखे तो। सो फर्स्ट R branch and first P branch, okay, these are separated by 4B। तो ये था हमारा मेन रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है अबाउट रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है, यहाँ हम लाइट को, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, उसको जब मॉलिक्यूल पे इंसिडेंट कराते हैं, तो जैसे ही फोटोन का मटेरियल के साथ इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन किस बेसिस पे होता है, या कोलिजन के बेसिस पे, तो वहां पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन हो, इलास्टिक कोलिजन, या फिर हो इनइलास्टिक कोलिजन। अब जब इलास्टिक कोलिजन होता है तो हमारी एनर्जी क्या होती है, कंजर्व रहती है, और जब हमारा इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो वहां हमारी एनर्जी कंजर्व नहीं होती। इसका मतलब एनर्जी कम भी हो सकती है और एनर्जी ज्यादा भी हो सकती है। तो जो हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की, तो वहां पे क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता। तो इसका मतलब जब भी कोई फोटोन मटेरियल के साथ इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है, तो उस कोलिजन को जो नाम दिया जाता है दैट इज नोन एज रेले स्कैटरिंग। ठीक है, इसके अलावा अब जब इन इलास्टिक कोलिजन होता है तो वहां पे दो डिफरेंट टाइप के पॉसिबिलिटी आती है, जिसे हम बोलते हैं, एक तो स्ट्रोक लाइन और एक होता है हमारा एंटी स्ट्रोक लाइन। अब स्ट्रोक लाइन कब बनता है, स्ट्रोक लाइन तब बनती है जब अगर हम जो कोलिजन हुआ है इन इलास्टिक कोलिजन, उसमें अगर एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी कम तो फ्रीक्वेंसी कम, तो उस केस में क्या होता है, हमें मिलती है स्ट्रोक लाइन। और जब कोलिजन हुआ, इन इलास्टिक हुआ कोलिजन, और उस केस में बाय चांस अगर हमारी एनर्जी बढ़ गई है, तो उस केस में जो हमें लाइंस अपीयर होती है वो होती है हमारी एंटी स्ट्रोक लाइन। और देखो अब एक बात, अगर एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। तो रेले लाइन वो होती है जो हमारी उसी फ्रीक्वेंसी पे हम मतलब कोलिजन होता है जिसमें। और नॉर्मल सी बात है, अगर हम बात करें स्ट्रोक लाइन और एंटी स्ट्रोक लाइन की, तो स्ट्रोक लाइन वो होती है जिसमें हमारी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है उससे कम होगी, और अगर हम बात करें एंटी स्ट्रोक लाइन की, तो उसमें हमारी जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होती है उससे हमारी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का हम अब यूज करेंगे। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली हम बात करते हैं दो चीज के बारे में, वन इज रेले स्कैटरिंग, because of elastic collision। ठीक है, और अगर हम बात करें नेक्स्ट इज ओवर स्ट्रोक लाइन और एंटी स्ट्रोक लाइन।
anti-stroke line. This is because of inelastic collision. ठीक है, तो इसमें अगेन हम पढ़ेंगे रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और फिर हम पढ़ते हैं इसमें वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और अगेन हम पढ़ेंगे रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ। सो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें अगर हम बात करें रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में, अगेन सबसे पहले हमें वही हमारी यूज करनी होगी रोटेशनल एनर्जी, है ना। तो रोटेशनल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वो क्या थी, दैट इज Bj+1। ठीक है, यही थी हमारी रोटेशनल एनर्जी। हम बात कर रहे हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में, रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में, तो हमारी एनर्जी यही थी Bj+1। ठीक है, और अब जब हम बात करते हैं ना रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो वहां हमारा सिलेक्शन रूल थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और वो होता है दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू 0 एंड +-2। अब जब डेल्टा जे की वैल्यू 0 है, दैट इज कोरस्पॉन्डिंग टू आवर रिले लाइन। ठीक है, और जब हम बात कर रहे हैं जे, इसमें भी हम स्पेसिफिक केस डिस्कस करते हैं, जो है कि डेल जे इक्वल टू +2, इसे हम बोलते हैं एस ब्रांच। ठीक है, इसके बारे में हम स्पेसिफिकली स्टडी करते हैं, और जो डेल जे इक्वल टू 0 होती है ना, इसका भी एक पर्टिकुलर नेम होता है वैसे, दैट इज नोन एज क्यू ब्रांच। देखो यहाँ पे ये जो नेमिंग है ना, ये इस तरीके से है, डेल जी की जो वैल्यू है -2, -1, 0, +1 एंड +2। सो दिस इज पी, एक मिनट, दिस इज पी ब्रांच, क्यू ब्रांच, आर एंड एस, और दिस इज ओ। ये इस तरीके से नेमिंग हुई है। जब डेल जे की वैल्यू चेंज करेगी -2 से, तो दिस इज नोन एज ओ ब्रांच, -1 से तो पी ब्रांच, 0 से तो क्यू ब्रांच, 1 से तो आर ब्रांच एंड 2 से तो एस ब्रांच। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे अब मोलिक्यूल ने अगर एनर्जी एब्जॉर्ब की है फोटोन से, या फिर फोटोन को एनर्जी दी होगी, दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम हो रही होगी या फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही होगी। तो अब अगर मोलिक्यूल ने फोटोन से एनर्जी ले ली है, तो इसका मतलब फोटोन के पास एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, तो वो कौन सी हो जाएगी, हमारी स्टॉक लाइन। अगर मोलिक्यूल ने फोटोन को एनर्जी दी है, तो वहां पे क्या होगी, फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी, फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो कौन सी लाइन होगी, हमारी रिले लाइन, सॉरी एंटी स्टॉक लाइन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है कि अब मोलिक्यूल और किसका इंटरेक्शन हो रहा है, बेसिकली फोटोन का इंटरेक्शन हो रहा है। इसको थोड़ा सा आप इस डायग्राम से समझ सकते हो, जैसे देखो ये हमारी रिले लाइन है, एक मिनट, ठीक है, ये एटम्स के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, और ये भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं, ये भी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स हैं। अब देखो, जब इलास्टिक कोलिजन होगा, तो जितनी मॉलिक्यूल ने एनर्जी बिफोर द कोलिजन होती है, आफ्टर द कोलिजन भी उतनी होती है। तो फॉर एग्जांपल, जब एटम यहाँ था, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके किसी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और फिर अपनी उतनी ही एनर्जी को इलेबोरेट कर रिलीज करके, और वो वापस उसी लेवल पे आ जाएगा। तो दिस इज नॉन एज रेले लाइन। लेकिन जब हम बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन की, तो यहाँ अब मॉलिक्यूल रेस्ट में था, अपनी ग्राउंड स्टेट में था, जैसे ही हमने उसके ऊपर फोटोन इंसिडेंट किए, तो वो कहाँ गया, एक एक्साइटेड स्टेट में गया। उसके बाद क्या होता है पॉसिबिलिटी, या तो मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट में ही रहे किसी अनदर एक्साइटेड स्टेट में, या फिर वो ग्राउंड स्टेट में आ जाए। लेकिन अगर ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, तो जितनी एनर्जी उसने ली थी उतनी उसने रिलीज कर दी, तो कोई भी चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब एनर्जी कंजर्व है। लेकिन ये किस में होता है, इलास्टिक कोलिजन में, तो दैट इज द केस ऑफ रेले स्कैटरिंग। अब बात कर रहे हैं इस केसेस में क्या होता है, इन इलास्टिक कोलिजन होता है, क्योंकि अब मॉलिक्यूल के साथ तो कोलिजन किसी भी टाइप का हो सकता है ना, तो हमने उसको क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में बेसिकली। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होगा कि वो अपनी एनर्जी रिलीज करके बट किसी ही एक्साइटेड स्टेट में रह जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, बेसिकली मॉलिक्यूल ने जो एनर्जी फोटोन से अब्जॉर्ब की थी, वो कुछ सारी की सारी एनर्जी फोटोन को नहीं दी वापस, उसने कुछ एनर्जी अपने पास रख ली। तो यहाँ कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके पास है, फोटोन, सॉरी,
मॉलिक्यूल के पास है, तो फोटोन की एनर्जी क्या हो गई यहाँ पे, कम हो गई ना, जो रिलीजिंग फोटोन है उसकी एनर्जी जो हमने इंसिडेंट दिया था उससे कम हो गई। ठीक है, अब यहाँ क्या हुआ, अब हम दूसरा केस, अब जैसे एक बात हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल्स और फोटोन का इंटरेक्शन हो रहा है, तो अब जरूरी तो नहीं हर एटम्स और मॉलिक्यूल जो है वो ग्राउंड स्टेट में हो, है ना, थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से इधर उधर एक्साइटेड स्टेट्स में भी हो सकते हैं कुछ मॉलिक्यूल। तो अब जो हम एंटी स्टोक लाइन का केस पढ़ते हैं उसमें ऐसा ही होता है, ठीक है, कि ये एटम जो है एक्साइटेड स्टेट में है ऑलरेडी। अब इसने क्या किया, अपने ऊपर, इसके ऊपर हमने जैसे फोटोन इंसिडेंट किया, मतलब इसने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी ली इसने फोटोन से बेसिकली, और ये गया एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, फिर एक्साइटेड स्टेट से क्या ये क्या करेगा, वापस आएगा। अब ये क्या करेगा, ये आएगा अपने पास ग्राउंड स्टेट में। तो इसने क्या, जो अब यहाँ से जो रिलीजिंग फोटोन है उसके पास कुछ एनर्जी तो थी, और कुछ एनर्जी इसने क्या किया, मॉलिक्यूल से ले ली, ज्यादा एनर्जी होने की वजह से कहाँ पे आ गया, ग्राउंड स्टेट में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब फोटोन्स के पास एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो फोटोन के पास एनर्जी ज्यादा है मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो यहाँ क्या हुआ था, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, यहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई। ठीक है, अब जैसे एक्साइटेड स्टेट में वो रुक गया, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो कहाँ चलेगी, वो सारी की सारी एनर्जी हमारी रिलीज हो गई। ठीक है, यहाँ ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करके नीचे आ गया। क्लियर, किसी भी तरीके से समझ सकते हो हम इस चीज को, कि हम एक बात, ये जैसे पहला तरीका मैंने आपको बताया कि भाई मॉलिक्यूल, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसने अपनी एनर्जी फोटोन को दे दी। ठीक है, या फिर हम ये कहें कि यहाँ पे मॉलिक्यूल ने फोटोन से एनर्जी ले ली, या तो एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका इसका ये है कि ये ग्राउंड स्टेट से गया और एक्साइटेड स्टेट में वापस आ गया। अब यहाँ पे ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी कहाँ गई, बेसिकली ये एनर्जी रिलीज हो गई इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, दूसरा, अब इसको अगर हम इसी फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहें कि यहाँ ये एटम यहाँ प्रेजेंट था, अब ये ग्राउंड स्टेट में आया, मतलब ये एक्स्ट्रा एनर्जी कुछ एब्जॉर्ब करके आया, तो वो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी का फोटोन रिलीज हो गया और कुछ उस मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब कर ली। दोनों ही तरीके सेम है, मीनिंग सेम है, किसी भी तरीके से हम उस चीज को समझ सकते हैं। क्लियर, तो यही होता है इसमें बेसिकली स्टोक लाइन में और एंटी स्टोक लाइन में। ठीक है, तो ये बात थी हमारी, दिस इज फॉर एंटी स्टोक और दिस इज फॉर स्टोक लाइन। ठीक है, ये चीज तो हो गई भाई क्लियर। ओके, यहाँ पे हमने क्या समझा कि क्यू ब्रांच के कोरस्पॉन्डिंग एंड पी ब्रांच की हम बात नहीं करते, रमन स्पेक्ट्रा में हम जो बेसिकली रूल यूज करते हैं दैट इज डेल जे प्लस इक्वल टू +2 वाला हम केस यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग अगेन हम क्या देखेंगे, स्पेक्ट्रा देखेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या मिल सकता है, यहाँ पे हमें अपनी मिलेगी जितनी मैंने फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट की सेम फ्रीक्वेंसी हमें मिलने के चांसेस होंगे। और दूसरा हमें क्या मिलेगा, या तो उससे कुछ प्लस या कुछ उससे माइनस। तो जितनी मैंने यहाँ इस पे इंसिडेंट की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू अवर रेले लाइन, वो तो हमें मिली ही कि मिलेगा, या तो फिर उससे प्लस भी मिल सकता है और कुछ उससे माइनस मिल सकता है। तो यहाँ प्लस माइनस, अब जब यहाँ तुम सेम फॉर्मूला लगाओगे ट्रांजिशन का, क्या फॉर्मूला लगाना है हमें कि J+2 माइनस J, ये अगर हम लगाएंगे तो यहाँ से हमें जो न्यू J की वैल्यू मिलेगी दैट इज न्यू नोट प्लस माइनस 4 B4J प्लस 6 ये आता है। बाकी एक बार हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा कि गलत ना हो। देखो J+2 अगर हम यहाँ रखते हैं तो क्या होगा, दिस इज J+2 एंड दिस बिकम J+3 माइनस दिस इज J एंड J+1, B तो यहाँ है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, +-1 न्यू नोट B बाहर हमने ले लिया, यहाँ से क्या आएगा J², यहाँ भी आएगा J² कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा 3J + 2J, तो यहाँ से क्या आ रहा है 5J, यहाँ से आएगा -1, तो दिस इज 4J। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टर्म इसमें क्या आ सकते हैं, 2 3 6 माइनस, उसमें कुछ है नहीं ऐसी टर्म, तो +6, सो दिस बिकम म्यू नॉट प्लस माइनस B 4J + 6। ठीक है, सो दिस इज द रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अगर इसको मुझे प्लॉट करना हो तो कैसे करें हम, देखो अब ये जो हमारी फर्स्ट लाइन होगी दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू अवर
रेले लाइन। अब इसमें मुझे फर्स्ट जो रोटेशनल लाइन जो मुझे मिल सकती है या फर्स्ट जो मुझे एंटी स्टॉक लाइन मिल सकती है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगी, j इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग। j इक्वल टू 0 से ट्रांजिशन कहाँ होगी, j इक्वल टू 2 में होगी। तो यहाँ पे अगर मैं j इक्वल टू 0 रखती हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, 6b, है ना। सो जो फर्स्ट एंटी स्टॉक लाइन मिलेगी वो हमें मिलेगी 6b पे, और सेम फर्स्ट एंटी स्टॉक लाइन स्टॉक लाइन जो मिलेगी वो मिलेगी हमें -6b पे। अब अगेन नेक्स्ट जो एंटी स्टॉक लाइन मिलेगी वो हमें मिलेगी 10b पे, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमें मिल रही होगी -10b पे, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरीके से सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। तो अगर हम देखें फर्स्ट स्टॉक लाइन और एंटी स्टॉक लाइन के बीच में जो सेपरेशन है दिस इज 12b, और दो एंटी स्टॉक लाइन के बीच में जो सेपरेशन है दिस इज 4b, और दो स्टॉक लाइन के बीच में जो सेपरेशन है दिस इज ऑल्सो 4b। तो दीज आर आवर स्टॉक लाइन्स और दीज आर आवर एंटी स्टॉक लाइन, ठीक है। और दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू अवर रेले लाइन। तो ये अगेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फर्स्ट सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट स्टॉक लाइन एंड एंटी स्टॉक लाइन इज 12b, ठीक है। और सेपरेशन बिटवीन टू स्टॉक लाइन्स और टू एंटी स्टॉक लाइन्स इज 4b, ठीक है। और अगर हम ये देखें कि फर्स्ट स्टॉक लाइन हमें कहाँ मिली और फर्स्ट एंटी स्टॉक लाइन कहाँ मिल रही है तो दैट इज एट 6b। क्लियर। ये रिजल्ट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अच्छा, जो अभी मैंने आपको ये रिजल्ट आपको बताया ना कि फर्स्ट स्टॉक लाइन कहाँ मिल रही है, सेकंड स्टॉक लाइन कहाँ मिल रही है, इसी के ऊपर बेस्ड जो CSIR नेट जून 2023 में पेपर में क्वेश्चन आया है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। अगर आप लोगों को ये सेपरेशन नहीं पता कि दो रोटेशनल स्टॉक लाइन के बीच में कितना सेपरेशन है या दो रोटेशनल एंटी स्टॉक लाइंस के बीच में कितना सेपरेशन है, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सेपरेशन पता होना चाहिए कि दैट इज 4b, और फर्स्ट एंटी स्टॉक लाइन कहाँ मिल रही है और फर्स्ट स्टॉक लाइन कहाँ मिलती है, दैट इज एट 6b एंड 6b मीन्स +6b और -6b। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो वाइब्रेशनल में भी अगर हम केस डिस्कस करते हैं वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर इसमें आप लोग किस केस डिस्कस करोगे हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला, हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में हमें ये पता है कि वहां पे केवल एक ही बैंड अपीयर होता है, एक सिंगल लाइन दिखाई देती है हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। तो इसका मतलब अगर हम उसका रमन स्पेक्ट्रा बनाएंगे तो हमें केवल एक ही स्टॉक लाइन मिलेगी और एक ही एंटी स्टॉक लाइन मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करेंगे ए हार्मोनिक ऑसिलेटर का या एन हार्मोनिक ऑसिलेटर का, तो उस केस में हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस मिलेंगे, ठीक है। सो वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा, अगर आप लोग बात करोगे हार्मोनिक के केस में, सो देयर इज ओनली वन हार्मोनिक ऑसिलेटर, यहां केवल वन तो हमें स्टॉक लाइन मिलेगी एंड वन एंटी स्टॉक लाइन मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की, तो वहां पे हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस मिलती है। अब उसकी हम बात कर लेते हैं जरा।
इन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहाँ पे जो हमारी एनर्जी निकल के आती है दैट इज ई एन विल बी इक्वल टू एन प्लस 1/2 ओमेगा ई माइनस जाई ई ओमेगा ई एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये हो गया। अब यहाँ पे सिलेक्शन रूल क्या रहता है, यहाँ सिलेक्शन रूल रहता है भाई डेल्टा एन की वैल्यू +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। ये यहाँ पे सिलेक्शन रूल रहेगा। ठीक है, ये सेम सिलेक्शन रूल है। तो अगर यहाँ पे आप स्पेक्ट्रा देखना चाहोगे तो जो आपको मिलेगा दैट इज प्लस माइनस सेम मिल रहा है ना हमें, तो यहाँ सेम वैल्यू आएंगे जो हमने उसमें ऑब्जर्व की थी। ठीक है, तो मैं जस्ट डायरेक्ट इसका वो लिख देती हूँ यहाँ पे, दिस इज न्यू एन बार। जो न्यू एन बार में हमें स्पेक्ट्रा मिल रहा था दैट विल बी द सेम एज इन द हमारा जो वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा है उसमें आएगा। बस डिफरेंस क्या आएगा, या तो वो रेले लाइन से प्लस में होगा या वो रेले लाइन से माइनस में होगा, बस डिफरेंस इतना ही होगा। ठीक है, this is corresponding to our Rayleigh line and this is corresponding to our vibrational spectra। लिख देती हूँ मैं, this is corresponding to our Rayleigh line और this is corresponding to our vibrational spectra। अगर इसमें मैं केवल एक पर्टिकुलर केस डिस्कस करूं कि n = 0 से n = 1 में ट्रांजिशन हो रही है, तो जो मेरी इसकी वैल्यू आएगी स्पेक्ट्रा की वो होगी न्यू नॉट ±1 - 2xe ओमेगा e, ये वैल्यू। तो अगर इसको मुझे प्लॉट करना हो तो इसको भी हम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, so this is corresponding to our Rayleigh line and this is corresponding to our first हमारी जो वाइब्रेशनल लाइन होगी एंटी स्टॉक लाइन में and this is corresponding to our first वाइब्रेशनल लाइन इन स्टॉक लाइन कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू आवर फर्स्ट एंटी स्टॉक लाइन एंड ये जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू आवर फर्स्ट स्टॉक लाइन। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें एनर्जी है वो कितनी है दैट इज 1 - 2 जाई ओमेगा ई और इसके कॉरस्पॉन्डिंग दिस इज ओमेगा ई 1 - 2 जाई ई। ये नेगेटिव में है, ये बस पॉजिटिव। तो अगर हमसे कोई ये पूछता है कि फर्स्ट वाइब्रेशनल लाइन कहाँ मिलती है, फर्स्ट वाइब्रेशनल स्टॉक लाइन कहाँ मिलती है या फर्स्ट वाइब्रेशनल एंटी स्टॉक लाइन कहाँ मिलती है, तो वो यही मिलती है। अब आप लोग ये सोच रहे होगा कि मैम हमेशा इसी ट्रांजिशन के बारे में सबसे ज्यादा बात क्यों करती है, n = 0 से 1 या फिर j = 0 से 1 या 0 से 2, मतलब हम हमेशा शुरुआत 0 से क्यों करते हैं, क्योंकि 0 हमारी ग्राउंड स्टेट है और जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है एटम्स की वो ग्राउंड स्टेट में ही पॉसिबल है। तो जो मोस्ट और जो हाईली इंटेंस्ड जो स्टेट होती है वो यही होती है, हाईली इंटेंस्ड जो ट्रांजिशन है वो यही होती है n = 0 से n = 1। इसके अलावा जो ट्रांजिशंस है उनकी इंटेंसिटी, उनकी प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है। तो इस वजह से हम केवल जो बात करते हैं वो मैक्सिमम बात करते हैं n = 0 से n = 1 या फिर j = 0 से 1 या फिर 2। अच्छा, अब ये 1 है या 2 है, ये चीज कहाँ से डिसाइड होती है, ये डिसाइड होती है सिलेक्शन रूल से। अब ये सिलेक्शन रूल कहाँ से आते हैं, ये आते हैं टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी से। अगर हम इसका ओरिजिन देखना चाहें तो इट कम्स फ्रॉम टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। ठीक है, वहां पे हम डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशंस देखते हैं। इलेक्ट्रिकल डाइपोल ट्रांजिशन होगा तो क्या होगा सिलेक्शन रूल, इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपोल ट्रांजिशन होती है तो क्या होता है सिलेक्शन रूल। इलेक्ट्रिकल जो हमारी रमन स्पेक्ट्रा में हम जो यहाँ पढ़ते हैं ना रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में, यहाँ बेसिकली ये हमें जो j = डेल्टा j की वैल्यू जो +2 मिल रही है ना, ये उसी ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग पॉसिबल होती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपोल ट्रांजिशन। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल डायपोल ट्रांजिशन होती है उसमें चेंज होता है +-1 का।
तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं कि ऐसे +2 का चेंज क्यों हुआ या +1 का चेंज क्यों हुआ। तो इसके पीछे भी रीजन होता है कि इसमें फोटोन एब्जॉर्ब करते हैं जैसे हम, उसमें फोटोन रिलीज होता है, बहुत सारी फिजिक्स है इसके पीछे। ऐसा नहीं है कि जस्ट हमने डायरेक्ट लिख दिया। बट तुम्हें अभी के लिए क्या समझना है, अभी के लिए इतना समझना है कि जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा है उसका जो सिलेक्शन रूल है दैट इज डेल्टा J इक्वल टू 0 एंड +-2। ठीक है, फिर हमने इसमें पढ़ा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। अब अगेन हम क्या पढ़ेंगे, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। देखो अब वाइब्रेशनल के अंदर रोटेशनल लेवल्स होती है ना, ठीक है। तो अब मुझे ना पूरा नहीं बताना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट तुम्हें इसका वो बता सकती हूँ रिजल्ट कैसे आएगा। देखो जस्ट हम रिजल्ट की बात करते हैं क्योंकि वही हमारे काम आएगा। वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। देखो इसमें क्या होता है बेसिकली, जब हम बात कर रहे हैं ये वाली, इसकी बात करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा की। अब इसके अंदर जब हमने वाइब्रेशनल इतनी एनर्जी उसके अंदर इंसिडेंट की होगी, या हम ये बोल रहे हैं इतनी हाई फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव जब मॉलिक्यूल के ऊपर इंसिडेंट की होगी, तो नॉर्मल सी बात है एटम, इसके मतलब एटम रोटेट तो करेगा ही करेगा। एटम रोटेट करेगा तो इसके अंदर कौन प्रेजेंट है, साथ साथ इसमें रोटेशनल लेवल्स भी प्रेजेंट है। और हमें ये पता है कि जो रोटेशनल लेवल्स आते हैं वो कहाँ कहाँ पे आते हैं। हमें पता है ना कि फर्स्ट रोटेशनल लेवल कहाँ आता है, सेकंड रोटेशनल लेवल कहाँ आता है, ये अभी हमने पढ़ा था। तो अब ये क्या होंगे, ये वाइब्रेशनल के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आएंगे। देखो कैसे, ठीक है ये हो गया। अब हम बात करेंगे, देखो ये है मेरी अगेन रेल लाइन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये है मेरी फर्स्ट एंटी स्टॉक लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, एंड दिस इज आवर फर्स्ट स्टॉक लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, इसको हमने क्या सिंबल दिया था भाई, हम वही सिंबल यहाँ दे देते हैं, यहाँ हमने न्यू का सिंबल दिया था। ठीक है, तो इसको मैं न्यू एन बोल देती हूँ ताकि तुम्हें इजी रहेगा समझना। ठीक है, दिस इज ओवर न्यू एन बार। अब देखो इसके राइट साइड में और इसके लेफ्ट साइड में अब हमें मिलेगा रोटेशनल स्पेक्ट्रा। तो रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो कोरस्पॉन्डिंग टू क्या आता है, फर्स्ट जो लाइन हमें मिलती है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग मिलती है, वो हमें मिलती है 6b के कोरस्पॉन्डिंग। दिस इज एट 6b एंड देन 10b एंड देन फिर 14b। ठीक है, ऐसे ये इंक्रीज होती जाती है। तो जो हमें फर्स्ट जो लाइन मिलती है वो कितनी मिलती है, 6b के सेपरेशन पे मिलती है। अच्छा, अब ये अगर चीज आपको कैलकुलेट करनी है ना, तो बस आपको क्या करना होगा, जस्ट जो ये वाला रिजल्ट हमें मिला है इसके अंदर वाइब्रेशनल वाले लेवल्स को भी ऐड कर, सो रोटेशनल वाले लेवल्स को भी ऐड कर दो। वाइब्रेशन का तो ये है ही, रोटेशन वाले लेवल्स को भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। जब रोटेशन वाले लेवल्स को ऐड करोगे ना, तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो यही मिलेगी जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग में आपका ये ग्राफ बना रही हूँ। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट हम इसमें देखें तो यहाँ पे भी इसमें क्या होंगी, रोटेशनल लेवल्स होंगी, यहाँ भी इसके यहाँ रोटेशनल लेवल्स होंगे। ठीक है, सो दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू अवर फर्स्ट स्टॉक लाइन। स्टॉक लाइन में भी काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे हमें क्या मिलेंगी, हमारी रोटेशनल लाइंस, और यहाँ भी रोटेशनल लाइंस है। तो एक टाइप से हम ये बोल सकते हैं कि ये देखो, अब ये प्लस वाले डिस्टेंस पे भी मिलेगी और ये माइनस वाले डिस्टेंस पे भी मिलेगी। ये कैसे होगा, देखो जब अगर आप लोग बात कर रहे हो ना इसमें केवल किसकी, जब इसमें तुम बात करोगे फर्स्ट एंटी स्टॉक लाइन की,
एंटी स्ट्रोक लाइन में आपको रोटेशनल के दोनों लेवल्स देखने होंगे, प्लस बी और माइनस बी। फिर हम बात करेंगे जो वाइब्रेशनल है उसकी स्ट्रोक लाइन की, तो उसमें अगेन आपको प्लस में भी देखना मिलेगा और माइनस में भी देखने को मिलेगा। मेरा कहने का मतलब यहाँ से आपको दो लाइन मिल रही होगी, एक तो प्लस के कोरोस्पॉन्डिंग, एक माइनस के कोरोस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पे प्लस में भी आपको फर्दर दो मिलेंगी, एक आर प्लस और एक आर माइनस। इसमें भी आपको फर्दर दो देखने को मिलेगी, आर प्लस और आर माइनस। ठीक है, दिस इज कोरोस्पॉन्डिंग टू वाइब्रेशनल प्लस एंड दिस इज वाइब्रेशनल माइनस। तो वाइब्रेशनल प्लस इज कोरोस्पॉन्डिंग टू अवर एंटी स्ट्रोक लाइन, ठीक है, एंड दिस इज कोरोस्पॉन्डिंग टू स्ट्रोक लाइन। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आपको प्लस भी देखने को मिल रहा है, देखो ये हमारी है, इससे प्लस में भी है, इससे माइनस में भी है। ये हमारी वाइब्रेशनल है, इससे प्लस में भी है और इससे माइनस में भी। तो ये था हमारा रोटेशनल वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और ये एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट जब जैसे ही चीजें समझ आ जाएंगी ना, उसके बाद सारा प्लस और माइनस का ही इसमें खेल है, और कोई भी हमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन यहाँ नहीं करनी है। ठीक है, चलो ओके, अब हम बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रह गया है, दैट इज अबाउट द इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो इंटेंसिटी जो होती है वो कैसे रिलेट करती है, तो इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रोक लाइन अपॉन में इंटेंसिटी ऑफ एंटी स्ट्रोक लाइन इज प्रोपोर्शनल टू e की पावर एच न्यू बाई के बी टी। इसका मतलब इंटेंसिटी जो होती है स्ट्रोक लाइन की ज़्यादा होती है, एंटी स्ट्रोक लाइन की इंटेंसिटी कम होती है। और अगर हम रेले लाइन से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी रेले लाइन की है, देन स्ट्रोक लाइन एंड देन एंटी स्ट्रोक लाइन। क्लियर? दीज आर द इंटेंसिटी रिलेशंस। ओके, ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की बारी अब हमारी। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द एनर्जी लेवल कॉरस्पॉन्डिंग टू रोटेशनल मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज दिस। ठीक है, बी जे जे प्लस 1 where j is equal to 0 1 2 3 and so on, b is a constant। प्योर रोटेशनल रमन ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ हमने केवल प्योर रोटेशनल बोला है। रोटेशनल रमन ट्रांजिशन फॉलो द सिलेक्शन रूल डेल्टा जे इक्वल टू 0 एंड प्लस माइनस 2, हमें भी ये भी पता है। यहाँ ऑलरेडी सारी चीजें ना क्वेश्चंस में लिखी होती है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें भी सब लिखा हुआ था ऑलमोस्ट, है। When the molecule is irradiated, मतलब कि लाइट जब उस पर इंसिडेंट करते हैं, तो द सेपरेशन बिटवीन क्लोजेस्ट स्ट्रोक लाइन एंड एंटी स्ट्रोक लाइन। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। जो सबसे पहला स्पेक्ट्रा अभी हमने पढ़ा था, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे हमारी रेले लाइन होती है, यहाँ हमारी 6b पे फर्स्ट एंटी स्ट्रोक लाइन आती है और यहाँ -6b पे फर्स्ट स्ट्रोक लाइन आती है। यहाँ सेपरेशन किसके बीच में पूछा है, क्लोजेस्ट स्ट्रोक और एंटी स्ट्रोक। क्लोजेस्ट मतलब सबसे पहली, है ना, तो फर्स्ट स्ट्रोक लाइन और एंटी स्ट्रोक लाइन के बीच में सेपरेशन कितना हुआ, 12b। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम CSIR नेट। वैसे तो सभी क्वेश्चन CSIR नेट के हैं, बट ये अभी रिसेंट पेपर का है, CSIR नेट सितंबर 2022। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द रमन रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। सबसे जो लास्ट स्पेक्ट्रा हमने पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चन है ये, इज ऑब्जर्व यूजिंग एन इंसिडेंट वेव रेडिएशन ऑफ वेव नंबर दिस। मतलब ये हमारा किसके कोरस्पॉन्डिंग हो गया, ये हमारा कोरस्पॉन्डिंग टू रेले लाइन। ठीक है, इन द फर्स्ट शिफ्टेड बैंड द वेव नंबर ऑब्जर्व इज दिस। मतलब ये हमें जो पहला बैंड मिला है उसके कोरस्पॉन्डिंग ये वेव नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो देखो, जो अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारी रेले लाइन है वो है 12500, बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इससे कम है, इससे कम है, तो ये बात हो रही है 100% स्ट्रोक लाइन की, है ना, रेले लाइन से तो कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है दिस इज 10 150 10 158 10 17
0 और 10182 और 10190, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अगर मैं अब ध्यान से देखूं तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा आपको, देखो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें और इसमें लगभग 12 का डिफरेंस है, इसमें और इसमें भी कितने का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम यहाँ से यहाँ जाएं तो यहाँ कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। और यहाँ से अगर मैं यहाँ आऊँ तो यहाँ भी हमें 1 मिनट, सॉरी 8 का डिफरेंस है, नॉट इज 2। यहाँ डिफरेंस जो दिया है वो 8 का दिया है, यहाँ पे डिफरेंस 8 का दिया है। तो ये कुछ ऐसा स्पेक्ट्रा नहीं बन गया। इट्स लाइक ये मेरी रेले लाइन है, ये एक लाइन है जिससे यहाँ पे जो डिफरेंस दिया है और फिर यहाँ एक लाइन दी है उसका डिफरेंस दिया है, यहाँ एक लाइन दी है, यहाँ एक लाइन दी है, इसके बीच में डिफरेंस है 12 का और इसके बीच में डिफरेंस है, दिस इज डिफरेंस ऑफ 8। ठीक है, ओके। अब हमें क्या पता है, दो रोटेशनल लाइंस के बीच में डिफरेंस कितना है, इसके अंदर 4b का है। रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में हमने यही देखा है, दो जो सेपरेशन है दैट इज 4b, तो 4b इज इक्वल टू 8। तो b की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2। चलो b की वैल्यू तो हमें मिल गई। हमें किस किस चीज की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, देन द वैल्यू ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी एंड द रोटेशनल कांस्टेंट। तो हमें रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू तो गई है मिल। चाहे आप यहाँ से निकाल लो, इससे भी निकालोगे तो सेम आएगा, क्योंकि ये डिफरेंस कितना होता है 6b, और 6b किसके इक्वल दिया हुआ है, 12 डिफरेंस के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमें b की वैल्यू तो गई मिल। ओके, ठीक है, अब इसका मतलब या तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन आईडी 185 करेक्ट है या ऑप्शन आईडी 186 करेक्ट होगी, ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हम कहाँ से निकाल सकते हैं, ये हमारे पास वेव नंबर है और ये जो सेपरेशन है दैट इज कोरोस्पॉन्डिंग टू अवर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसमें जो स्पेसिफिकली कंसिडर किया गया है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर ही कंसिडर किया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस होगा दैट इज कोरोस्पॉन्डिंग टू अवर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। सो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी है उसको माइनस कर दो, इससे सेपरेशन आ जाएगा, हमें वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो यहाँ कितनी दी हुई है, 1250, दिस इज 12500, और ये कितनी है, this is 10170, 10170. So vibrational frequency ये कितनी होगी, 12500 minus 10170. So first is 0 3 और यहाँ से 4 minus 1 3 और ये 2, तो ये बचा हमारा 2330। तो ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन आईडी 185। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, सो दीज आर आवर आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्पेसिंग बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एस ब्रांच लाइन ऑफ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा of hydrogen gases 243.2 सेंटीमीटर इनवर्स। एक मिनट, क्या दिया हुआ है, टू कॉन्जिक्यूटिव एस ब्रांच, अगेन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, मतलब कि 4b की वैल्यू दी हुई है, ये है ना, क्योंकि ऐसा ही तो होता है, दिस इज अवर रेले लाइन, दिस इज अवर रोटेशनल रमन लाइंस, यही होता है ना। तो इनके बीच में जो सेपरेशन है दिस इज 4b, तो 4b की वैल्यू दी हुई है, दिस इज 243.2 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, आफ्टर एक्साइटेशन विद अ लेजर ऑफ वेवलेंथ दिस द स्ट्रोक लाइन अपीयर एट 176.11 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम इसमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है कि द वेव नंबर in which at मतलब the wave number in centimeter at which stroke line will appear for the next higher energy level। देखो, अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से रीड करूं,
यहाँ से हमें दो जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा है उसके बीच का सेपरेशन दिया, मतलब 4b की वैल्यू दी हुई है, और ये हमने लेजर लाइट इतनी वेवलेंथ की इंसिडेंट की है, तो यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी रेले लाइन की। अब हमें क्या बोला है नेक्स्ट कि द स्टोक लाइन अपीयर एट 17611.4 सेंटीमीटर इनवर्स, मतलब ये जो फर्स्ट स्टोक लाइन है, मतलब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा अपना एनर्जी, या हम बोले फ्रीक्वेंसी ऑफ रेले लाइन, ये है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट स्टोक लाइन, ठीक है। देन द वेव नंबर एट विच स्टोक लाइन विल अपीयर फॉर द नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। देखो फर्स्ट स्टोक लाइन कहाँ बनती है, फर्स्ट स्टोक लाइन बनती है यहाँ पे, जिसमें इसका सेपरेशन कितना होता है, 6b का सेपरेशन होता है, ठीक है। तो सेकंड जो स्टोक लाइन बनेगी वो यहाँ कहीं बनेगी, तो उसमें एनर्जी का गैप कितना आएगा, जो 4b का डिफरेंस है ना, यही होगा ना। देखो 6b वाली हमें गिवन है ऑलरेडी, तो 6b वाली कितनी है, दिस इज 17611.4 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट जो हमें मिलेगी वो 4b, हम इसमें क्या करेंगे, डिफरेंस 4b का डिफरेंस होगा ना इसमें और इसमें, और 4b की वैल्यू कितनी है 243.2 सेंटीमीटर इनवर्स। देखो जैसे यहाँ पे अपन को बैंड मिल रहा था ना कि पहले 1107 पे, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 4b को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें यहाँ की जो कोरोस्पॉन्डिंग बैंड की वैल्यू है वो मिल जाएगी। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना था, कोई भी कैलकुलेशन करने की हमें नीड ही नहीं पड़ेगी, बस जस्ट सीधा सा सब्ट्रैक्ट कर दो। सो 17611.4 माइनस 243.2, तो यहां से क्या आएगा 286,371, सो दिस इज द वैल्यू। अब इसमें कुछ बोला है कि कहाँ तक कैसे लिखना है, नहीं बोला कुछ भी, ठीक है। राउंड ऑफ अप टू द नियरेस्ट इंटीजर, अगर नियरेस्ट इंटीजर के फॉर्म में लिखना है तो 17368 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी दिस इज 17368 सेंटीमीटर इनवर्स। समझ आया ना हमने किया क्या, देखो इन्होंने फर्स्ट स्ट्रोक लाइन के कोरस्पॉन्डिंग दिया हुआ है, अब बोले नेक्स्ट स्ट्रोक लाइन कहाँ मिलेगी, तो हमें पता है 4b का सेपरेशन होता है दो स्ट्रोक्स लाइन के बीच में, तो हमने उसका लगाया और 4b की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दे रखी थी, तो उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, हमें नेक्स्ट स्ट्रोक लाइन पता चल गई कि कहाँ मिलेगी। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फार इंफ्रारेड रोटेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल शो इक्विलिब्रियम लाइन विद स्पेसिंग 20 सेंटीमीटर इनवर्स। एक मिनट, फार इंफ्रारेड रोटेशनल स्पेक्ट्रा, देखो फार इंफ्रारेड मतलब कि वाइब्रेशनल रोटेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, वाइब्रेशनल रोटेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल शो इक्विलिब्रियम लाइन विथ स्पेसिंग 20 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो अब हमें ये पता है ना कि जो दो हमारे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमने जब बनाया था तो उसमें दो लाइंस के बीच में सेपरेशन कितना आ रहा था, हमने कैलकुलेट किया था दो लाइंस के बीच में सेपरेशन। सबसे पहला जो हमने स्पेक्ट्रा देखा था ये टू लाइंस के बीच में सेपरेशन कितना था, यहाँ पे 2b था, है ना। अब ये देखते हैं हमें यहाँ पे सेपरेशन कौन सा दिया है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें चलना होगा। देखो क्या बोल रहा है कि the absorption spectra of diatomic molecule show equilibrium line with spacing 20 centimeter inverse. The position of first stalk line in rotational spectra of this molecule is okay. देखो यहाँ है ना बहुत सारी चीजें गिवन है और बहुत ध्यान से हमें इसको पढ़ना होगा। सबसे पहले हमने बात की थी फार इंफ्रारेड रोटेशनल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की, वहां पे हमें क्या दिया, डायटोमिक मॉलिक्यूल शो इक्विलिब्रियम लाइंस विद स्पेसिंग 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो दो लाइंस हमें मिल रही थी, ठीक है, दो लाइंस के बीच में जो इक्वली स्पेसिंग थी वो दी हुई है, दैट इज इक्वल टू 2b, है ना। तो 2b की वैल्यू दी हुई है हमें 20 सेंटीमीटर इनवर्स,
दिस इज इन वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। यहाँ हमें दो चीज यूज करनी है, वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है, दिस इज वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है कि द पोजीशन ऑफ फर्स्ट स्ट्रोक लाइन, फर्स्ट स्ट्रोक लाइन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में कहां बनती है? दिस इज रेले लाइन एंड दिस इज एट 6b। तो यहाँ जो सेपरेशन है दिस इज एट 6b। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी है? 6b की वैल्यू हमसे पूछी। तो अब ये हम कब निकाल पाएंगे? जब हमें b की वैल्यू पता हो, यहाँ से हम वो निकाल सकते हैं। तो b की वैल्यू क्या होगी? 10। और अगर b की वैल्यू 10 है तो 6b की वैल्यू क्या होगी? 60 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो यहाँ हमारा जो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला है, एक जो क्वेश्चन अभी रिसेंट जो हमारा पेपर हुआ था CSIR जून 2023 का, उसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन बता देती हूँ क्या था। उससे पहले हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता दूँ, फिर इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। इन अ स्पेक्ट्रम रिजल्टिंग फ्रॉम रमन स्कैटरिंग, IR denote the intensity of Rayleigh line and IS and IAS denote the most intense stroke line and anti-stroke line। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर अभी देखा ही तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो गया। इसका करेक्ट आंसर है IR will be greater than IS then IAS। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर। तो ये किसमें गिवन है? दिस इज इन ऑप्शन बी। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ओके, हाँ तो देखो क्वेश्चन क्या था। लेट द सेपरेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट स्ट्रोक लाइन एंड फर्स्ट एंटी स्ट्रोक लाइन इन प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा of hydrogen molecule will be delta nu H2 while the corresponding quantity for D2 is delta nu D2. The ratio of delta nu H2 upon में delta nu D2। ओके, देखो यहाँ क्या बोला गया है कि सेपरेशन बिटवीन हमें किस किस का लेना है? फर्स्ट स्ट्रोक लाइन और फर्स्ट एंटी स्ट्रोक लाइन। तो फर्स्ट स्ट्रोक लाइन और फर्स्ट एंटी स्ट्रोक लाइन के बीच में सेपरेशन कितना होता है? दिस इज 12b। यही होते हैं। दिस इज एंटी स्ट्रोक लाइन एंड दिस इज स्ट्रोक लाइन। तो यहां पे अगर मैं डेल्टा न्यू फॉर H2 लिखूं तो दिस इज 12b। अब सेम हमें लिखना है डेल्टा न्यू बट फॉर D2। मतलब यहाँ हमारा बेसिकली B की वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारा मॉलिक्यूल चेंज हो गया तो हमारी B की वैल्यू चेंज होगी। B के अंदर आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दिस इज 12b डैश। हमें क्या निकालना था? दोनों का रेशियो H2 अपॉन में D2। तो इससे क्या हो जाएगा? दिस इज B बाय B डैश। ठीक है, तो B की वैल्यू क्या होती है? H अपॉन में 8 पाई स्क्वायर IC और H अपॉन में 8 पाई स्क्वायर I डैश C। सब कैंसिल, सारे कांस्टेंट्स है। तो यहां से जो वैल्यू आएगी दिस इज I डैश अपॉन में I। अब I डैश में कौन आएगा? ड्यूट्रॉन है ना, तो ड्यूट्रॉन का मास निकाल लेना। मतलब यहाँ पे रिड्यूस मास इसका निकलेगा और इसका निकलेगा, तो वो हम आप निकाल सकते हो। और फिर यहाँ से I डैश बाय I करोगे तो आपका इसका करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, बस ये क्वेश्चन था CSIR नेट जून 2023 का। तो इसके लिए हमें ऐसे बहुत सा ज्यादा नॉलेज की नीड नहीं थी। और इवन अगर आपको इसमें ये वाला फैक्टर भी नहीं पता होता तो काम चल जाता, बट हमें पता होना चाहिए कि जब बार बार किसी चीज पे क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब उस चीज को हमें अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, ओके, तो यहाँ हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जो इसका एटॉमिक वाला थोड़ा सा पार्ट है और जो थोड़ा सा लेजर वाला पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर आप लोगों का एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो स्टैटिस्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए कीप प्लानिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद पीडब्ल्यू।